हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहे थे। तो अभी तक हम आपके सीडीपी के पेपर सेकंड का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे और पेपर सेकंड में हमने आपको लगभग 25 वीडियो प्रोवाइड कर दी है। तो आप सभी देखिएगा। आज से आपका हम सीडीपी का जो पहला पेपर है 1 to 5 का उसको लेके चलेंगे, जो प्रीवियस ईयर में 1 to 5 का आया हुआ है। तो देखिए, जो यहाँ पे दो तरीके के बच्चे यहाँ पे सभी हैं, एक बीएड वाले हैं और एक डीएलएड वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पेपर बीएड वाले नहीं देख सकते हैं, बीएड और डीएलएड वाले दोनों देख सकते हैं, क्योंकि आपका 6 to 8 में भी इसी से मिलता जुलता पेडागोजी आपका आता है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो 25 के बाद जब टाइम मिलता है तो हम सेकेंड पेपर को भी आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। और आप सभी को बता देना चाहते हैं, जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा और जो भी हमें से नए बच्चे जुड़े होंगे, तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट करने बैठा करिए, आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। नंबरिंग क्या करिए, 1 2 3 4 5 और 15 तक नंबरिंग कर लिया करिए। इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताती हूँ या पढ़ती हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, तो आपका अगर आंसर 1 होता है तो आप 1 दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या करिएगा कि सही की जगह सही और गलत की जगह गलत का निशान लगाइए। अगर आपका सही होता है तो सही, सही करिए और गलत होता है तो गलत करिए। बाद में लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 से 13 नंबर गेन करें। अगर 12 से 13 नंबर आप गेन करें तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। 2 है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। 3 आपका है मूल्यांकन प्रक्रिया। 4 है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर क्या संकेत करेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पर कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये क्या करेगा, यही हमारा पाठ्यचर्या शब्दावली क्या करेगा, इसकी ओर क्या करेगा, संकेत करेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा गया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 1 है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। 2 है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। 3 आपका है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 4 आपका है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो उत्तर बताना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा कि खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। खेल पद्धति किस पे आधारित है, आपको ये बताना है। तो चलिए, इसका जो उत्तर है हम देख लेते हैं। जो खेल पद्धति हमारी होती है वो आपकी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। तो इसको याद रखिएगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आपसे कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है सीखने का सादृश्यता नियम। 2 है सीखने का प्रभाव नियम। 3 है सीखने का अभिवृत्ति नियम। 4 है सीखने का तत्परता नियम। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है कि एक बच्चा अतीत की समान, ठीक है, अतीत की समान परिस्थिति में अनुक्रियाओं के आधार पर की गई नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। जब बच्चा नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करेगा तब यहाँ पर क्या होगा, आपका वो क्या कर रहा है कि इसका प्रभाव का नियम, सीखने का प्रभाव नियम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि बच्चा क्या करेगा, जब आधार पर नई स्थिति की अनुक्रिया करता है तब सीखने का प्रभाव नियम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है मानसिक विकार। 2 है गणितीय विकार। 3 है आपका पठन विकार।
4 है आपका व्यवहार संबंधी विकार। जो पुराने बच्चे होंगे उनको हमने बताया था कि डिसलेक्सिया को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी याद रखना आपको। और डिसलेक्सिया देखिए, इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद रखना है, क्योंकि आपको पेपर में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा आपका पठन विकार होगा। जो डिसलेक्सिया होता है हमारा, वो पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, पठन वैकल्य इसे कहते हैं, दूसरा इसका नाम है। तो पठन विकार से ये संबंधित है। डिसलेक्सिया आपको याद करना है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। जैसे डिसकैल्कुलिया आपका गणितीय हो गया और डिसलेक्सिया आपका इससे हो गया। फिर उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे मानसिक विकार से कौन संबंधित है। ठीक है, और डिस्फेजिया किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके बताइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देता है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्फेजिया, इन 4-5 में से आपको एक कोई भी आपको पूछेगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या है क्वेश्चन, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन 1 है अन्य समान बच्चों के साथ, 2 है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, 3 है विशेष विद्यालयों में, और चौथा आपका है कि विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो उनकी शिक्षा है, किस तरीके से आपको उपलब्ध कराना है, ये बताना है। तो देखिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनकी जो शिक्षा है हमें हमेशा अन्य समान बच्चों के साथ ही करानी चाहिए। जैसे हमने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी किसी भी तरह का बच्चा हो, उसे हमें सामान्य बच्चे के साथ पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चा को अगर कम सुनाई देता है, बच्चा को कम दिखाई देता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसे अलग पढ़ाएंगे। हम वो समान बच्चों के साथ ही उन्हें पढ़ाएंगे, उन पे थोड़ा अलग से थोड़ा ध्यान देंगे कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ऑप्शन थोड़ा बड़ा होने के खातिर इसको थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीडीपी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर आकलन को क्या बनाना है, उपयोगी बनाना है और रोचक बनाना है, तो आप किसके प्रति सचेत रहेंगे, ये बताना है। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन 1 है कि अलग अलग विद्यार्थी की तुलना करना, 2 है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, 3 है कि शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, चौथा आपका है कि प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी बताएंगे उत्तर क्या होगा। तो देखिए, हमारा जो उपयोगी और रोचक प्रक्रिया है, तो उसे प्रक्रिया बनाने के लिए हमें विद्यार्थी की बुद्धिमत्ता या औसत की शिक्षार्थी का उपाधि देना, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, इसके प्रति हमें क्या करना है, सचेत रहना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए, आज जो क्वेश्चन आपका है, इसमें हम आपको इंग्लिश वाला नहीं ला पाए हैं, तो अगली बार से हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपको 6 to 8 का हमने इंग्लिश और हिंदी साथ में दिया है, तो उसी तरीके से इसको भी प्रोवाइड करेंगे। ताकि ये होता है कि इंग्लिश और हिंदी का साथ में रहता है, तो जो चीज़ें हिंदी में नहीं समझ में आती है उसको इंग्लिश में बता देते हैं, तो आप सभी समझ जाते हैं और आपको भी याद रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि पीडीएफ अगर बन जाता है तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन 1 है सृजनात्मक विचार, 2 है दूसरों के साथ झगड़ा, 3 है अभिव्यक्ति में नवीनता, 4 है जिज्ञासा। देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है पूछा है। ठीक है, अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसमें से इसमें से ऐसा कौन सा गुण है जो उसके में नहीं आएगा। तो आप सभी को पता है कि दूसरों के साथ झगड़ना ये आपके प्रतिभाशाली होने का बिल्कुल संकेत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन 1 है पियाजे, 2 है पैलव, 3 है कोहलबर्ग, 4 है स्किनर। इनको पावलोव भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कहता कौन है? तो इसका जो श्रेय है टोटली श्रेय जाता है आपके पियाजे जी को। किसको जाता है? पियाजे जी को जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपका बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से माइंड में सेट करिएगा, उसके बाद हम आपको ऑप्शन दिखाते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, देखिए अब आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके का क्वेश्चन किया जाए कि कोई भी बच्चा है जो घर पे बात नहीं करता है और विद्यालय में जाके बात करता है, या कहीं बात नहीं करता है अपने दोस्तों में बात करता है, तो वो इसलिए बात करता है कि जहाँ उसकी बातें सुनी जाती होंगी तभी वो इंसान बात करेगा। जैसे आप कहीं पर बात कर रहे हैं तो जहाँ पर आपकी बातें सुनी जाएंगी वहाँ पर आप ज़्यादा बोलने की इच्छा रखेंगे, जहाँ पर आपको इग्नोर किया जाएगा वहाँ पर आप कम बोलना चाहेंगे। तो सेम क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा है कि कृतिका है तो अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। तो यह दर्शाता है, ऑप्शन 1 है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बिल्कुल नहीं है ऐसा, ये गलत हो जाएगा कि हमें 24 घंटा कहे विद्यालय कि तुम बात करो, ऐसा नहीं होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है कि ऑप्शन 2 है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बिल्कुल नहीं, क्या आपके शिक्षक चाहेंगे कि आप विद्यालय में खूब बात करें? तीसरा है कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को अपना घर पसंद ना हो। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, 4 ही हमारा सही हो जाएगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या आपका ना थोड़ा बड़ा है तो पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, स्क्रीन पे सॉरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 है आपका कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन 1 है शिक्षा समाजशास्त्र, 2 है सामाजिक दर्शन, 3 है मीडिया मनोविज्ञान, 4 है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए अगर ये आप एक क्या है शिक्षक हैं, अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए आपको, तो इसमें से आपका कौन सा क्षेत्र है जो उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान रखेगा, ठीक है ना। कि आपको क्या करना है? बच्चे पर ध्यान देना, बच्चे की क्षमता को समझना है। तो आप कहाँ पर जाएंगे? बच्चे की क्षमता समझना है तो इस चीज़ों के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी? शिक्षा मनोविज्ञान से, कि बच्चे के क्षमता के बारे में कैसे समझना है, क्या करना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमारी शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति का पैना बनाती है, 2 है पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, 3 है शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, 4 है आपका शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्मरण शक्ति को पैना बनाना बिल्कुल नहीं। क्या है? सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा का मतलब जो आपका मोटिवेशन आता है अंदर से, उसको पूछ रहा है। क्या ये जो अभिप्रेरणा होती है आपको शक्ति का पैना बनाती है? नहीं। अधिगम से अलग करेगी? बिल्कुल नहीं अलग करेगी, अधिगम को तो और जोड़ेगी ये। विद्यार्थी को सोचने की दिशा योग्य बनाती है? बिल्कुल नहीं, एक ही दिशा में आपको योग्य नहीं बनाएगी, अभिप्रेरणा आपको कई दिशा में भी लेके जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, तो यही हमारा सही होगा, रुचि का विकास करती है। अब देखिए जो रुचि है हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। कहीं भी रुचि दिख जाए समझ जाए कि वो ऑप्शन सही ही है, पॉजिटिव में जा रहा है।
ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ठीक है, ऑप्शन एक है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दो है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीन है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चार है आपका कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो देखिए, सीखना आपका कब समृद्ध होगा? सीखना समृद्ध का मतलब आपको और अच्छी तरीके से आप कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप और अच्छी तरीके से कैसे सीखेंगे? जब वास्तविक दुनिया के उदाहरण को क्या करेंगे, हम कक्षा में लाएंगे और एक दूसरे के अंतःक्रिया करेंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक सामग्री का प्रयोग करना, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आपको देखिए इसमें से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि चारों आपको सही लगते हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन ऐसा रहता है, सॉरी ऑप्शन जो आता है वो कभी कभी हमें लगता है कि चारों सही हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा ऑप्शन आता है उसमें से आपको ऐसा ढूंढना रहता है क्वेश्चन में कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक दूसरे से मजबूत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, थोड़ा बहुत ये भी कर ही सकते हैं हम। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, चलिए ठीक है, एक बार हम मान लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत हमको कौन लग रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण जुड़ना। बच्चे को हम कभी भी उसके रियल लाइफ से अगर जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेगा। जैसे ही हमने आपको, अगर आपको कुछ हम समझा रहे हैं और आपके रियल लाइफ से जोड़ के अगर हम आपको समझाते हैं तो आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, ठीक है, नहीं मानना चाहिए, नहीं का ध्यान रखेंगे आप सभी। ऑप्शन एक है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा है सीखना लक्ष्योन्मुख होता है। चौथा है अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान में दीजिएगा, आंसर बताइएगा। अब देखिए क्या पूछा है कि प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो आइए हम देखते हैं उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर एक हमारा जो है वो सही होगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है। देखिए एकमात्र निगेटिव आ गया, कहीं भी सिर्फ दिया रहे, एकमात्र दिया रहे, ही दिया रहे, तो इस तरीके के जो आते हैं वो निगेटिव में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा। जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया है कि निगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी निगेटिव वाला ही आएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी पॉजिटिव क्वेश्चन वाला ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा आप सभी, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें ऑप्शन कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन एक है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन दो है को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन तीन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन चार है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 5वीं कक्षा का क्या है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, मतलब उसे दिखाई नहीं देता है, तो इसमें से क्या करना चाहिए अगर विद्यार्थी है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लगा लीजिएगा 3 का, कि अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके साथ कक्षा में समान रूप से आप व्यवहार करेंगे, ठीक है, और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्रव्य सीढ़ी का मतलब है जो हमें वॉइस की तरह सुनाई देता है, हम उन्हें लिख के नहीं बताएंगे। अगर हम लिख के देते हैं तो उनको क्या है, वो दृष्टिबाधित है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुनने वाली चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे ताकि वे चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 के बच्चे के लिए पूछ रहा है। 1 to 5 के स्तर पर एक शिक्षक में, आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो निम्न में से किससे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो इसमें से ऐसा क्या है जिसको आप महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे। ऑप्शन 1 है कि पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए आप में, 2 है कि धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए आप में, 3 है कि शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए आप में, चौथा है कि अंतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1 से 5 तक का जो बच्चा होता है वो बहुत एक्टिव होता है और बहुत शोरगुल मचाते वो, उनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए कि बार बार में बच्चों के ऊपर आपको गुस्सा ना आए। इस तरीके से आपको अपने अंदर की जो कंट्रोलिंग पावर है उसको अधिक रखना है। ठीक है, तो आपको धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तभी आप क्लास 1 to 5 के लिए सक्षम है। देखिए बड़े बच्चे होते हैं वहाँ आप गुस्सा भी दिखा सकते हैं, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक शिक्षक में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही करिएगा। तो ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन, बाकी के 15 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये आपके 1 to 5 के हैं, ये बीएड वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आप में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप देख लेते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सीडीपी कवर होंगे और ये भी आपको काम ही आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर भी किया करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। देखिए बेल आइकन का मतलब एक ऐसे घंटी नुमा बना होता है, ठीक है, तो उस घंटी पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। तो जैसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। तो थैंक यू एवरीवन।